था 14 पॉइंट्स और 14 पॉइंट्स के बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वो था कायदे आज़म की सियासी और आईनी कोशिशें। कल हम जो पढ़ रहे थे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है पाकिस्तान की इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी, यानी क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात। इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। तो बेटे 1947 में जैसे ही पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम्स का जो सामना रहा, आज हम उनका तस्करा करेंगे। बेटे मेरे पास पेज नंबर है, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 6 तमाम बच्चे ओपन कर लें। क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायजा लें। तो बेटे सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। हरफ आगाज, इंट्रोडक्शन, तारुफ, कुछ भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इनिशियल प्रॉब्लम्स, इब्तदाई मुश्किलात। तो बेटे इब्तदा यानी शुरुआत, स्टार्ट। तो स्टार्ट में पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना था, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटे रेड क्लिफ अवार्ड, हु वाज रेड क्लिफ? रेड क्लिफ अवार्ड पेज नंबर है बेटे 69। आप इसको RAD से लिखेंगे, रेड क्लिफ, ठीक है, RED नहीं लिखेंगे। तो रेड क्लिफ जो है बेटे ये हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन था। जब यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम का तायुन हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया हिंदुस्तान में बड़े सगीर में दो मुल्क बन जाएंगे, एक का नाम पाकिस्तान, एक का नाम हिंदुस्तान होगा, तो इनके दरमियान बेटे एक बॉर्डर लगाने की जरूरत पेश आई। अब जब ये बॉर्डर जो है वो दरमियान में खींचा जाएगा, इस बॉर्डर लाइन को हमने रेड क्लिफ लाइन कहा, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन भी इसे कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जिस शख्स ने इस बॉर्डर का तायुन किया कि यहाँ तक पाकिस्तान के इलाके होंगे और इससे आगे या पीछे हिंदुस्तान के इलाके होंगे, तो बेटे ये जो लाइन थी, ये जो बॉर्डर था, इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। तो रेड क्लिफ अवार्ड जो है ये साइरल रेड क्लिफ नामी बंदे ने ये तमाम ये काम किया था। इसका पूरा नाम था साइरल रेड क्लिफ। He was head of boundary commission. हदबंदी कमीशन का सरबराह। हदबंदी यानी बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर्स जो है वो इस शख्स ने इसको कमीशन दिया गया कि ये बॉर्डर्स जो हैं वो दोनों ममालिक के दरमियान खींचेगा, इसलिए इसका ये जो है रेड क्लिफ अवार्ड कहलाया। अच्छा बेटे इससे अब जाहिर सी बात है जब इसने दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर लगाना था, तो यहीं पर ही सबसे बड़ी जो है वो नाअहली भी हुई कि बहुत से ऐसे काम जो है, बहुत से ऐसे इलाके जो पाकिस्तान में शामिल होना थे वो हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए। अब चूंकि ब्रिटिशर्स जो है इनकी बहुत सी जो है वो इंडियंस के साथ इनका जो है वो ताल्लुकात से बन चुके थे, क्योंकि बेटे इसका प्रूफ भी है कि पाकिस्तान बनते वक्त और हिंदुस्तान की तकसीम होते वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान में जो वाइस राय था उसका नाम था माउंटबेटन, ठीक है। क्या नाम था उसका? लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये जो वाइस राय ऑफ इंडिया था इसके नेहरू के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, फैमिली रिलेशंस थे नेहरू के साथ, ठीक है। जो उस इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, नेहरू इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है आजाद होने के बाद, और माउंटबेटन यूनाइटेड इंडिया का आखिरी वाइस राय था। यानी बरतानिया से जो वाइस राय आता था उसमें आखिरी नाम जो है वो माउंटबेटन का आता है कि आखिरी वाइसराय ये आया था। अब इसने दोनों मुल्कों की तकसीम करवा के यहाँ से चले जाना था। अब बेटे जाहिर सी बात है ये दोस्त ही नेहरू का था, तो इसने नेहरू की बातें तो माननी थी, तो लिहाजा वाइसराय ने
जैसे जैसे इस शख्स को, रेड क्लिफ को कहा कि इस तरीके से तकसीम तुमने करना है इंडिया को, ये इलाके पाकिस्तान में, ये इलाके इंडिया में होंगे, तो ये इसने वैसे ही किया। इसी की बिना पर कश्मीर इशू भी हुआ। इसी की बिना पर पाकिस्तान में बहुत से इलाके जो आने थे, जैसे कि गुरदासपुर का इलाका, पठानकोट का इलाका पाकिस्तान में आना था, ठीक है। फिरोजपुर की बहुत सी तहसीलें पाकिस्तान में आना थी, ये पाकिस्तान में इलाके नहीं आए। कश्मीर का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में नहीं आया था। अभी जो पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा जो हमारे पास हासिल किया गया ना, हमारे पास जो है, ये 1965 की वॉर में हमने हासिल किया था। पाकिस्तान में कश्मीर बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ हिस्सा बाद में पाकिस्तान ने हासिल किया। आगे बेटे मुहाजिरीन की आबादकारी, रेड क्लिफ के अवार्ड के बाद, ठीक है, यानी इसने डिवीजन को जो है वो नहीं किया सही तरीके से, हम इसे कह सकते हैं अनजस्ट डिवीजन। अनजस्ट डिवीजन, इसकी वजह से गैर मुनसिफाना तकसीम हुई, गैर मुनसिफाना तकसीम, ठीक है। अनजस्ट डिवीजन होने की वजह से, गैर मुनसिफाना तकसीम होने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान हमेशा से नफरत का बीज बो दिया गया, ठीक है। आगे है बेटे मुहाजिरीन की आबादकारी, रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन। मुहाजिर कहते हैं बेटे रेफ्यूजी को, मुहाजिरीन की आबादकारी या रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन। बेटे मुहाजिर हिजरत करके जो लोग आए होते हैं, यानी इंडिया से जो पाकिस्तान आए, चूंकि हम अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत से लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके आए। एक अंदाजे के मुताबिक बेटे कहा जाता है 65 लाख लोग आए, 6.5 मिलियन, यानी 65 लाख। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, ठीक है। 65 लाख के करीब लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। अब इतनी बड़ी तादाद के लोगों को यहाँ पर हैबिलिटेट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये इस हवाले से मसला था कि इन लोगों को रिहाइश देनी पड़ेगी, खुराक देनी पड़ेगी। फिर इतनी दूर से जो लोग आ रहे हैं, अक्सर लोग जो हैं वो बीमार थे, ठीक है, थक गए, थकने की वजह से बीमार हो गए, ठीक है। और ज़्यादा तादाद जख्मियों की थी, क्योंकि हम जानते हैं, तारीख हमारी जो है बड़ी तल्ख है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त बहुत से लोग जो मुसलमानों को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया था कि जाओ अपने मुल्क में जाओ, ताकि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाए और पाकिस्तान में पॉपुलेशन का बर्डन पड़े, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजा जाए। तो ज़बरदस्ती वहाँ से लोगों को निकाला गया, ठीक है। जो लोग नहीं आते थे या जो उन लोगों का कोई मामला था, उनको मारा पीटा जाता, ठीक है। और फिर जब वहाँ से लोग निकले तो रास्ते में जो देहातों के लोग थे, कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान अपना जेवर, अपने जानवर, अपनी जायदादों के कागजात, हर चीज़ वहां से लेकर निकले। जाहिर सी बात है, रुपया, पैसा, सोना, जेवर, ये सब चीजें लोग लेके ही वहां से निकले, ठीक है। तो रास्ते में अगला मामला क्या हुआ जी, लूट मार शुरू हो, ठीक है। उस लूट मार के चक्कर में कुछ लोगों ने अपने दुनियावी मफादात की खातिर लोगों की जानें तक ले ली, ठीक है। और आखिरकार जब यहाँ पर लोग पहुंचे तो वो बहुत ही कसम पुस्सी के आलम में थे। कुछ लोग तो वहीं पे ही मर गए, ठीक है। जो यहाँ पे पहुंचे वो जख्मी थे, अपने आज़ाद से महरूम थे, बीमार थे। अब उनके लिए दूसरी चीज़ ये थी कि रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन में उनको दवाइयाँ फ्राहम करना, उनकी मरहम पट्टी करना, ये दूसरा मसला था। तो पहली चीज़ उन्हें रिहाइश दी जाए, नंबर 2 उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, उन्हें मेडिकेटेड फैसिलिटीज़ दी जाए, और नंबर 3 फूड, उन्हें खुराक दी जाए। ये 3 बड़े मसले थे मुहाजिरीन के लिए। पहला रिहाइश का, दूसरा खुराक का, और तीसरा दवा का, मेडिकेटेड फैसिलिटीज़ का। ये उनको 3 जो है वो ज़रूरियात उसी वक्त फ्राहम करना थी। अब बेटे पाकिस्तान में जितने कोई ऐसी खाली जगह पड़ी हुई थी, जो तारीखी जगह थी, वहाँ पर लोगों को एडजस्ट कर दिया गया फौरी तौर पर। अब 65 लाख बहुत बड़ी आबादी, ठीक है। 65 लाख में से जो बाकी लोग बचे, उनके लिए फिर कैंप्स लगाए गए, रेफ्यूजी कैंप्स लगाए गए। उन रेफ्यूजी रिलीफ कैंप्स में लोगों को रहने का उनका बंदोबस्त किया गया कि वो वहाँ पे रहें, ठीक है। और जब उनके लिए कोई बेहतर इंतजाम गवर्नमेंट कर पाएगी, और ये भी बहुत बड़ी हुकूमत की खिदमत थी। हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है। अंडर डेवलपिंग कंट्री में ऐसे बहुत से मसाइल जो हैं वो आज तक हमें दरपेश हैं। तो उस वक्त लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना वाकई मायने रखता था, लिहाजा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया।
बेटे पाक स्टडीज की बुक जो इस साल के शुरू में चेंज हुई है वो एक बार ही चेंज हुई है। मुझे अब बेटे आप लोगों के पास अगर यही टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर यही है सेकंड चैप्टर में तो आपके पास सही किताब है। अगर आपको कोई मसला है तो मैं हर बार आपको यही बात कहता हूँ कि आप आकर स्कूल से नोट्स ले लें। यहाँ उर्दू मीडियम के नोट्स मौजूद हैं, इंग्लिश मीडियम की किताब तो नहीं आई है मार्केट में, इसी वजह से आपका आज जो पाक स्टडी का टेस्ट था वो पोस्टपोन हो गया। ठीक है, तो बेटे आप लोग इस मामले को जल्द से जल्द हल करें। आप यहाँ से स्कूल से नोट्स ले लें ताकि आपको नई और पुरानी किताब का झगड़ा ही खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ नोट्स मौजूद हैं और नई किताब के मुताबिक मौजूद है, आप लोगों की कंफर्मेशन हो जाएगी, आप स्कूल से ले लें। ठीक है, मैं नई किताब से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको पेपर आना। ठीक है जी, तो बेटे मुहाजिरीन की इबादतकारी का मसला ये हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया कि 65 लाख लोग महाजिर जो हैं। बेटे ये पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर मैं आपको 6 बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखा हुआ है, इनिशियल प्रॉब्लम्स, इब्तदाई मुश्किलात। इतना को मुश्किल नहीं है, आप अगर पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। छठा सवाल है दूसरे चैप्टर का। ठीक है, आगे बेटे बढ़ते हैं। इंतजामी मुश्किलात, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। बेटे इसके बाद अगला जो मसला है वो इंतजामी मुश्किलात का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पेज नंबर 70 पे आ जाइए बाप। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इंतजामी मुश्किलात। बेटे इंतजामी मुश्किलात या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या हैं? बेटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ये हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के बाद अब अगला मरहला ये था कि लोगों पूरे मुल्क की इंतजामिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कैसे की जाए। बेटे इसमें सबसे पहली रुकावट ये आई कि जैसे ही पाकिस्तान की आज़ादी हुई तो पाकिस्तान में भी और बाकी तमाम जितने भी इलाके थे हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान दोनों में, ज्यादातर जो ओहदों पर फायज लोग थे वो हिंदूस थे। हम सब जानते हैं कि जॉब्स जो हैं वो ज्यादातर हिंदूस के पास थी और ब्रिटिशर्स के पास थी। मेजर जॉब्स जो हैं, मेजर पोस्ट वो सारी के सारी ब्रिटिशर्स के पास थी और उसके बाद उनके सबऑर्डिनेट हिंदू थे। मुसलमानों के पास बहुत ही निचले दर्जे की जॉब्स हुआ करती थी, उनके तालीम भी मुसलमानों की बंद थी। तो इस तरह के मसाइल जो है मुसलमानों को दरपेश थे। ठीक है, तो यही वजह थी कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो यहाँ के दफातर में हिंदू काम कर रहे थे। हिंदुओं ने इन दफातर को छोड़कर अपने मुल्क में चले गए, जाते वक्त रिकॉर्ड खराब कर गए, टाइपराइटर्स तोड़ गए। ठीक है, और बहुत से मसाइल जो है यहाँ पर मुसलमानों को देखने पड़े, इसलिए काफी मुश्किलात उन्होंने खड़ी की। ठीक है, दफातर को खराब कर दिया गया, रिकॉर्ड जो है वो फाड़ दिया गया, खराब कर दिया गया, इसकी वजह से ताकि मुसलमानों को जो बाद में आने वाले जो लोग हैं उन्हें मुल्क चलाने में इंतहाई मुश्किल हो। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी दुश्मनी जो है वो पाकिस्तान के साथ शो की, जो इंतहाई गलत काम था। बहरहाल पाकिस्तान ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी तमाम मुश्किलात पर काबू पाया और उनका डट कर मुकाबला किया। ठीक है, तो कहते हैं सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए। अब इसके बाद क्या था कि इंडिया में जितने भी कोई ऑफिसर्स थे मौजूद थे जो पाकिस्तान आना चाहते थे, उनको वहां से बुलवाया गया। ठीक है, पाकिस्तान ने उनके लिए आने जाने का बंदोबस्त किया कि आप पाकिस्तान में आए, जो आना चाहते हैं। उनमें से अक्सर लोगों ने पाकिस्तान में आने की ख्वाहिश का इजहार किया और पाकिस्तान ने उनको जल्द अज जल्द पाकिस्तान में बुलाने के लिए बंदोबस्त किया। फिर वो यहाँ आए तो उन 81 अफसरों ने, 81 ऑफिसर्स ने पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो शुरू किया। ठीक है, तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत मुश्किलात का सामना किया। आगे बेटे मुआशी मुश्किलात, मुआशी किसे कहते हैं? इकोनॉमिकल। मुआशी किसे कहते हैं? इकोनॉमिकल, रुपए पैसे के हवाले से जो मुश्किलात थी। पॉइंट नंबर 4 में यहां लिख रहा हूं, इकोनॉमिकल 4 सॉरी, पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, माली मुश्किलात। तो बेटे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स या माली मुश्किलात क्या थे कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पहली जो तकसीम के बाद जो उनके पास सासाजात थे वो भी तकसीम होने थे। कुल पैसा कितना है, कैश एसेट्स कितने हैं, फैक्ट्रीज कितनी हैं, इंडस्ट्रीज कितनी हैं, वो दोनों मुल्कों में डिवाइड होंगी। ठीक है,
अब बेटे उस वक्त इंडिया में जितनी इंडस्ट्रीज थी उस हिसाब से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन बनती है इसका एक फार्मूला बनाया गया कि इतनी चीज पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, इतनी हिंदुस्तान के हिस्से में जाएगी। अब वो तकसीम उस फार्मूले के मुताबिक तकसीम भी नहीं हुई, यानी पाकिस्तान को शेयर बहुत कम मिला। ठीक है, कहा जाता है कि उस वक्त 4 बिलियन रुपीस थे। 4 बिलियन कहते हैं जी 4 अरब रुपए। ठीक है, 4 अरब रुपए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद थे, जिसमें से पाकिस्तान का हिस्सा निकलता था तकरीबन 100 करोड़। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का 30% है पॉपुलेशन का। ठीक है, यानी जो मुसलमान थे वो 30% थे, उसमें से ज्यादातर पाकिस्तान में आए। तो पाकिस्तान में जो 30% जो लोग आए उनमें से इन्होंने कहा जी कि हम 30% नहीं देंगे, हम 25% देंगे। कहा गया जी ठीक है 25% दे दें। 100 करोड़ बनता था, उसमें से फिर कमी करके उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को 75 करोड़ देंगे। पाकिस्तान ने कहा ठीक है 75 करोड़ दे दें, हमारा जो शेयर बनता है। तो उसमें से भी पहले पाकिस्तान को 20 करोड़ दिए गए। फिर गांधी ने अपनी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कहा कि जब ये डिसाइड हो चुका है कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया है तो फिर हम उनके तमाम वाजिबात अदा क्यों नहीं करते थे, तमाम उनके जितने भी पैसे बनते हैं उनको दे देने चाहिए। ठीक है, तो फिर इंडिया की गांधी की इस बात को मानने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को 50 करोड़ की एक और इंस्टॉलमेंट दी, और उसके बाद 5 करोड़ रुपए जो बच गए वो पाकिस्तान कभी दिए ही नहीं, मुकर गए। ठीक है, यानी जितने पैसे बने उससे भी कम पाकिस्तान को दिए गए। आगे बेटे उसके बाद आ जाता है फौजी असासों की तकसीम, आर्म्ड एसेट्स। ठीक है, फौजी असासों की तकसीम। बेटे फौजी असासों में सबसे पहली चीज आती है मैन पावर, यानी फौज। तो जो फौजी थे, जो फौजी आदमी थे, लोग थे, उनसे पूछा गया जी कि पाकिस्तान में कौन शामिल होना चाहता है। तो जाहिर सी बात है जो मुसलमान थे वहां के जितने भी उस फौज में मौजूद थे उन सब ने कहा जी हम जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। ज्यादातर जो पाकिस्तान के फिर अपने जो लोग थे उन्होंने भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। अब बाकी बात रह गई टैंक्स की, हेलीकॉप्टर्स की, गन्स की, बुलेट्स की, फौजी वर्दियों की, यानी वो तमाम चीजें जो एक फौज में इस्तेमाल होती हैं, जो फौजी इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम चीजें हमें चाहिए थी, जेट्स चाहिए थे, हर चीज जरूरत थी उसकी। ठीक है, अब इनकी डिवीजन की बात आई तो जनाब इस डिवीजन की बात पर जनाब हिंदुस्तान फौरी तौर पर मुकर गया। उसने कहा जी ऐसी कोई डिवीजन नहीं होगी, बट ठीक है फौजी आपके जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं पाकिस्तान में, बाकी मजीद कोई इसमें कमी नहीं हो, इसमें तकसीम नहीं हो। ठीक है, तो बहरहाल जी पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है इस फॉर्म को भी उठाया, इस पर बात की कि भाई ये तो गलत है, जो भी डिवीजन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और फौजी भी डिवीजन हमारी अब जो है हिंदुस्तान हमें हमारे फौजी एहसास देने से इनकार कर रहा है। ठीक है, तो हिंदुस्तान ने फिर दुनिया में अपनी बदनामी से बचने के लिए पाकिस्तान को वेपन, जाहिर सी बात है अब वो उन्होंने वेपन्स पाकिस्तान को देने थे वो सही तो नहीं देने थे, खराब वेपन्स दिए। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत जो दिए। और उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बात हुई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं बेटे, इसे कहते हैं असला साज फैक्ट्री, यानी फौजी जो अपना असलहा जिस फैक्ट्री में बनाते हैं उसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इंडिया में कुल थी 16। फौजी असासे, ठीक है, और इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कितनी थी 16, होल ऑफ इंडिया। अब अगर इसकी बात करें तो ये पाकिस्तान में कम से कम इसमें से अगर 20% भी इनका निकाल लें, ठीक है, तो 3 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की तो फिर भी आती थी, 2 या 3 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान को मिलनी थी। लेकिन हिंदुस्तान ने कोई भी इंडस्ट्री देने से पाकिस्तान को इनकार कर दिया और कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान को दी भी नहीं, बस थोड़े से पैसे दे दिए कि ठीक है जी आप अपनी इंडस्ट्री खुद जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, और वो पैसे नाकाफी थे। फिर पाकिस्तान ने चाइना के कोलैबोरेशन से अपने मुल्क में जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है वो इंडिया से आए हुए पैसों से नहीं बनी, पाकिस्तान ने खुद चाइना के साथ कोलैबोरेट करके चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर वाह कैंट फैक्ट्री जो है उसको लगाया यहाँ पर पाकिस्तान में, जहाँ पाकिस्तान की अफवाज के लिए हर तरह का असलहा जो है वो बनाया जाता है, यानी हम अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़े। उसके बाद है बेटे ज़राई मुश्किलात, बेटे एग्रीकल्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर उसके बाद आई। अब बेटे देखें सादा सी बात है, हिंदुस्तान ये चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान बने, पाकिस्तान बन गया। अब उसके बाद यही उसके ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी जाए
कि ये मुल्क आगे ना बढ़ सके, आगे ना चल सके। उसके लिए हमने जो 6 या 5 पॉइंट जो पढ़े हैं, ये 5 पॉइंट काफी मुश्किलात से थे, ठीक है। आगे बेटे आ जाता है जी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। या ज़राई मुश्किलात, क्योंकि बेटे पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है। हमारा दारोमदार, हमारी जितनी भी इनकम होती है उसका दारोमदार किस पे है? ज़राअत पर है। हम ज़राई मुल्क होने की बिना पर फसलें उगाते हैं, उन फसलों को बेचा जाता है, उनमें गंदम, चावल, कपास को हम अपनी सबसे बड़ी जो है वो इकोनॉमिकल क्रॉप कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल, इससे हमें बहुत सा पैसा ज़र मुबादला हासिल होता है, वो कॉटन है। और दुनिया का 5% कॉटन 5% कॉटन जो है वो पाकिस्तान में पैदा होता है। दुनिया का, पूरी दुनिया में, यानी पाकिस्तान का 5% कॉटन जो है वो एक अच्छी तरजीह रखता है कि पाकिस्तान के जो है वो इस हवाले से दुनिया भर में जाना जाता है कि कॉटन प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बेटे हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ज़राअत में पीछे रह जाए। ज़राअत में सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? पानी की। जमीन तो हमारे पास है, इसके बाद अगली चीज होती है पानी की। पानी अगर होगा तो फसलें काश्त होंगी। अब बेटे पाकिस्तान जोग्राफिकली दुनिया के जिस खित्ते में है, जमीन पर जिस जगह पे है, यहाँ बारिशें जरूरत के मुताबिक नहीं होती, ठीक है। बारिशें कम होती हैं, फिर हम पानी हासिल करते हैं दरियाओं से या नहरों से, ताकि हमारी फसलें जो है वो काश्त हो सके। अब हिंदुस्तान ने क्या किया कि जब डिवीजन हुई, वही रेड क्लिफ अवार्ड पहला पॉइंट, उसको जाने नजर दौड़ाइए। तो रेड क्लिफ अवार्ड जब अपनी तकसीम कर रहा था, तो उसने पाकिस्तान में आने वाले 2 दरियाओं के हेडवर्क इंडिया को दे दिए। रावी का हेडवर्क माधोपुर और सतलुज का हेडवर्क फिरोजपुर। ये दोनों हेडवर्क रेड क्लिफ की वजह से इंडिया के पास चले गए। अब हिंदुस्तान ने इन दोनों हेडवर्क्स के आने की वजह से पाकिस्तान के दरियाओं का पानी, उसका कंट्रोल बन गया उस पानी पर, उसने पानी रोकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी की किल्लत होना शुरू हो गई। पाकिस्तान की नहरें और पाकिस्तान को जो जरूरत से ज्यादा जो पानी हमें जो चाहिए होता था, वो पानी पाकिस्तान का हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया। फिर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने फिर दोबारा से वर्ल्ड बैंक में जाकर, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया का ये मामला फिर हल किया, ठीक है। यानी पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में अपनी इस बात को उठाया, इस तमाम मसले को उठाया कि हिंदुस्तान के पास ये हक नहीं है, इवन किसी कंट्री के पास ये हक नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क के पानी पर कंट्रोल कर सके। हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क का पानी रोकना शुरू कर दिया है, तो लिहाजा हमारा ये मसला हल किया जाए, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान बेटे बातचीत से मसले हल करने पर तरजीह देता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए और अपने मुल्क को बचाने के लिए हम हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अपने मसाइल हमेशा बातचीत से हल करने की कोशिश की। हमने यूनाइटेड नेशन में इस मसले को उठाया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने दोनों मुल्कों का ये मसला हल करने की कोशिश की कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो दरिया बहते हैं, उनमें से 3 दरियाओं पर कंट्रोल पाकिस्तान का कर दिया गया, 3 दरियाओं कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया। लेकिन ये भी तय किया गया कि पाकिस्तान या इंडिया किसी दूसरे, दोनों आपस में किसी मुल्क का पानी नहीं रोक सकते, ठीक है। ये डिसाइड है, लेकिन फिर भी इंडिया कहीं ना कहीं ऐसी हरकत कर जाता है, ठीक है, नजर बचा कर या ऐसे करके। जब पाकिस्तान के पास होता तो आगे कोई ना कोई हीला बहाना कर देता है। बेटे हम इंडिया का पानी नहीं रोक सकते, बिकॉज हम जोग्राफिकली जिस जगह पर हैं, हम डाउनवर्ड्स हैं, इंडिया थोड़ा सा ऊपर की जगह पर है, ठीक है। तो दरियाओं का पानी वहां से यहाँ आता है, अगर वो पानी रोक ले तो पानी पाकिस्तान में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। कुछ दरिया ऐसे हैं, सब दरियाओं का पानी तो नहीं वो रोक सकता, लेकिन कुछ दरिया ऐसे हैं जैसे कि रावी है, जैसे कि सतलुज है, ठीक है। तो चूंकि ऊपर की जानिब है, इसलिए पानी फ्लो करता है डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो लिहाजा वो पाकिस्तान में जो पानी आ रहा है, उन दरियाओं का पानी रुक जाता है, ठीक है। अब हम पानी तो रोक नहीं सकते क्योंकि इंडिया पहले ही ऊपर की जानिब है, हम नीचे की जानिब है, तो इस वजह से हमें ये मसाइल का सामना रहता है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान फिर जब कभी ऐसी कोई जो प्रॉब्लम जो है वो करने की कोशिश करता है इंडिया, तो पाकिस्तान से किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर तो रहता है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंचता है। आगे बेटे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सियासी मुश्किलात भी इंडिया ने पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उनमें खुशकिस्मती से पाकिस्तान ने इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिर भी जो मसाइल आए उनमें ये है
कि रियासत हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और मनावादर, ये कुछ रियासतें हैं, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मनावादर और मांगरोल, ये आज़ाद रियासतें थी। जब बेटे इंडिया आज़ाद हो रहा था तब ये कुछ ऐसी रियासतें थी, ऐसे इलाके थे जो अपने मामलात खुद चला रहे थे, ठीक है। तो उन ये किसी कंट्रोल में नहीं थे, ना तो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट यहाँ पर थी, ठीक है। तो इस वजह से इनका फैसला ये किया गया कि ये रियासतें, कश्मीर हो गया, जूनागढ़, मनावादर, मांगरोल, ये तमाम जो रियासतें हैं ये आज़ाद रियासतें हैं, ये अपना फैसला खुद करेंगी कि ये पाकिस्तान के साथ शामिल हो या इंडिया के साथ। अब बेटे कश्मीर का मसला हम सबको पता है, कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन उसको शामिल नहीं होने दिया गया। इसी तरह हैदराबाद, दक्कन ने भी जो है वहां पर भी पॉपुलेशन इंडियंस की, हिंदूज की ज्यादा थी, लेकिन वहां का जो रूलर था वो मुसलमान था, हैदराबाद दक्कन का, ठीक है। अभी उसके साथ कायदे आजम की बातचीत जारी थी इस हवाले से, ठीक है, कि वो पाकिस्तान के साथ वो शामिल होना चाहता था, वो आगे पाकिस्तान में शामिल होना चाहता, क्योंकि वहाँ की रियासत जो है वो मुसलमान रियासत कहलाती थी, ठीक है। तो इसलिए उसके असासे भी बहुत ज्यादा थे, यानी काफी उसके पास सोर्सेज थे। इसलिए हिंदुस्तान की ख्वाहिश ये थी कि हमसे हैदराबाद जो दक्कन रियासत है, हमसे वो छीननी नहीं चाहिए, वो हमारे पास ही रहे, ठीक है। तो इसलिए इस मामले को इतना लटकाया गया कि इसको कहते रहे जी अभी देखते हैं, अभी इस मामले को बाद में हल करेंगे, हैदराबाद दक्कन की तकसीम अभी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको टालते रहे यहाँ तक कि तकरीबन 1.5 साल के बाद कायद आज़म की वफात हो गई, ठीक है। कायद आज़म जो है जैसे ही 1948 11 सितंबर को उनकी वफात हुई, 12 सितंबर को इंडिया ने हैदराबाद दक्कन पर मुहासरा करके कब्जा कर लिया। तो इस वजह से वो डिले कर रहा था, ठीक है, और डिलेशन की वजह से जो है, लेकिन कायद आज़म ने भी इन मामलात के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, यानी ये छोटी छोटी रियासतें थी जो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकती थी, लेकिन कायद आज़म ने इस पर ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी कि जो मुल्क हमने हासिल किया था हमने उसको बचाना था। अब हमारे पास जो पाकिस्तान है, यानी अगर हम इस पूरे मुल्क को छोड़कर उन छोटी छोटी रियासतों का लालच करते तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती। तो इसलिए कायद आज़म ने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया और उन्होंने कहा जी कि ये छोटे मोटे जो इलाके हैं ये जल्द या बदेर पाकिस्तान में हो सकता है, बाद में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे अपने इलाके जो हम हासिल कर चुके हैं उन्हें मजबूत करना, उनकी इंतजाम को संभालना, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, अपने लोगों को सहूलियात देना ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए कायद आज़म ने अपने मुल्क पर तवज्जो यहाँ पर दी। अच्छा जी बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद। करारदाद मकासद का मैं जस्ट आपको आज इंट्रोडक्शन और जितना हो सके करवा देते हैं आपको आज, ठीक है। हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 7 अपना स्टार्ट जरूर करेंगे आज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी करारदाद मकासद 1949, 1949। बेटे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद की, ठीक है। हमने ये अपने पहले इससे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा इब्तदाई मुश्किलात, उसमें हमने शुरू में पढ़ा कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया और उसके बाद ये इब्तदाई मुश्किलात का सामना था। अब इन प्रॉब्लम्स को तो साथ हम कंट्रोल कर ही रहे थे, साथ ही साथ अगला मसला ये था कि अपने मुल्क को चलाने के लिए क्या कवानीन बनाए हैं हम, क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। एनी क्वेश्चन सर? तो क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनके तहत हमने चलना है। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना, ये तमाम चीजें बेहद जरूरी थी। इसके लिए फर्स्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन का एक चार्टर जो बनाया गया, एक मुसव्वदा जो बनाया गया, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी करारदाद मकासद। 12 मार्च 1949, 12 मार्च 1949 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान में इंप्लीमेंट की गई। लियाकत अली खान was the person who designed the objective resolution. लियाकत अली खान
ये वो शख्सियत थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाया। और लियाकत अली खान किस ओहदे पर फाइज थे पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम थे पाकिस्तान के, कायदे आजम, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और वजीर आजम लियाकत अली खान थे पाकिस्तान के, ठीक है। अब इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारा मुल्क अल्लाह ताला की अता करदा है, एक रियासत है। हमारे मुल्क का खालिक और मालिक पूरी दुनिया का खालिक और मालिक जैसे अल्लाह ताला है, इसलिए हमारे मुल्क का खालिक और मालिक भी अल्लाह ताला है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदार लोग हैं। वो यहाँ पर तमाम मामलात को कुरान और हदीस के मुताबिक चलाते हुए देखेंगे। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो स्टेट हेड है, यानी यहाँ का जो सरबराह है, वो मुसलमान होगा, यानी प्रेसिडेंट मुसलमान होगा पाकिस्तान का। इस तरीके से बेटे ये पॉइंट्स बनाए गए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप खुद पढ़ेंगे, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के आएंगे आप नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह अज़ीज। मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा, फ्राइडे को हम दोबारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़ेंगे। इसमें कोई मसला अगर हो तो उसको मैं आपसे सवाल करूंगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटे अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप भी मुझसे इसकी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इसे बेटे लर्न जरूर करना है, साथ साथ आप याद करेंगे तो बात बनेगी, अगर याद नहीं करेंगे तो बेटे ये आप लोगों के साथ कभी भी वफा नहीं करेगा ये सब्जेक्ट। मार्क्स अगर हासिल करने हैं तो हमेशा इसी सब्जेक्ट में, उर्दू में, पाक स्टडी में, इस्लामियात में, इसी में बच्चा मार्क्स लूज करता है, ठीक है बेटे। तो आज के लिए बेटे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आज हमने 2 क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 आपकी असाइनमेंट है, इसकी बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, मजीद आप इसे खुद लर्न करके आएंगे। ओके बेटे, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। बेटे पहाड़ों से जो होते हैं ना, जो पहाड़ों पे बर्फ होती है, वो तो चश्मों की शक्ल में वो पानी आता ही है दरियाओं में, लेकिन वो बेटे वो सारे दरियाओं में थोड़ी आता है। हमारी हर दरिया को तो नहीं ना कंट्रोल करता। इंडिया से जो है ना कुछ हमारे दरिया आ रहे हैं, वो बेटे मैंने पहाड़ी इलाकों को तो बताया ही नहीं आपको, हेडवर्क का बताया था कि पंजाब की जब तकसीम हो रही थी तो फिरोजपुर का जो हेडवर्क था वो भी इंडिया के पास चला गया, और माधोपुर का हेडवर्क भी इंडिया के पास चला गया। ये दरियाए रावी और दरियाए सतलुज के 2 हेडवर्क हैं, ये इंडिया के पास चले गए थे, तो उन दोनों का पानी कंट्रोल कर लिया इंडिया ने, ठीक है। नहीं, 9th क्लास का बेटे टेस्ट नहीं है, 9th क्लास का टेस्ट पोस्टपोन हो गया आपकी, चूंकि इंग्लिश मीडियम की किताब अभी नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है हिसाब। हाँ, मैं तो बस 10th का तो मैं ले रहा हूँ, 9th का भी कोई ऑर्डर नहीं आया। फिर बेटे फिल वक्त पोस्टपोन है, नेक्स्ट वीक हो सकता हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज बेटे। इंग्लिश के नोट्स बेटे ना तो उसकी किताब आई है, टेक्स्ट बुक भी अभी तक नहीं आई, ना ही उसके नोट्स अवेलेबल है। उर्दू मीडियम के अवेलेबल हैं तो आप उर्दू में पढ़ लें, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी बिल्कुल है जी बेटे, इंग्लिश के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। जो आपकी इंग्लिश बुक है उसके नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप अंग्रेजी के नोट्स यहाँ से हासिल कर सकते हैं। पाक स्टडीज के उर्दू के नोट्स हैं, ठीक है। ले सर, अल्लाह हाफिज। आखिरी लेक्चर में रह गया वो करवाना स्टार्ट।